Hello everyone. Today we will discuss a very important topic of Indian history, that is Indian National Movement, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन. बहुत ही important topic है. If you talk about our competitive exams like SSC, railways, generally one question at least comes from this section. ठीक है, तो एक नए क्वेश्चन तो उससे आना ही आना है. तो बहुत important topic है. तो क्या था national movement, why it has occurred, in what phases it has occurred, all these things we will try to understand in this section. ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट, व्हाई इट हैज अकर्ड. तो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट के पीछे दो कॉजेज थे, मेन कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज. देखिए, कोई भी मूवमेंट अगर होता है तो उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ मेन कॉजेज होते हैं और कुछ इमीडिएट कॉज होते हैं. कोई भी मूवमेंट हो, चाहे आपका नेशनल मूवमेंट हो या आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो, 1857 रिवोल्ट हो, always there remains some main causes behind it and some immediate causes behind it. Okay, so this is the basic feature of any movement. So what were the main causes responsible for occurrence of national movement, that we will see first. First, land revenue and other exploitative policies of the Britishers. Okay, so different land revenue policies of the Britishers we have discussed earlier, like some of them we have discussed: zamindari system, mahalwari system, rayatwari system. So what were the features of those land revenue policies and how they have left Indian farmers hand to mouth? So those we have discussed. ठीक है, तो किस तरह से उन लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ने इंडियन फार्मर्स की हालत बद से बदतर कर दी, वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एंड आर्म्स एक्ट 1878 बाय लॉर्ड लिटन. ठीक है, तो उस टाइम पर एक वायसराय थे लॉर्ड लिटन और उन्होंने दो एक्ट पास किए. पहला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये कहा गया that no regional newspaper can write anything against the government. वर्नाकुलर का मतलब भी होता है एक्चुअली रीजनल. ठीक है, तो कोई भी रीजनल न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकता था. दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो कॉल्ड एज गैगिंग एक्ट. गैगिंग एक्ट मींस गैग कर दिया, उनको चुप करा दिया गया, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. भाई वाई एक न्यूज़पेपर कैन नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया ना. तो ये और आर्म्स एक्ट, इन आर्म्स एक्ट इट वाज सेड दैट नो इंडियन कैन कैरी एनी काइंड ऑफ आर्म, कोई इंडियन किसी तरह का हथियार नहीं रख सकता. ठीक है, तो दीज टू वर आल्सो इंपॉर्टेंट रीजंस. ठीक है, एंड ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली दरबार टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया. तो एक तरफ इंडियन फार्मर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, भूखमरी थी देश में, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, इट हैज कंडक्टेड दिल्ली दरबार, अ वेरी बिग, वेरी ग्रैंड, वेरी रॉयल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. अब आप खुद ही सोचिए, एक तरफ मान लीजिए हमारे देश में गरीबी हो, भूखमरी हो, और मान लीजिए हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, अगर एक बहुत रॉयल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर सरकार के प्रति एक नाराजगी पैदा करेगा ही, ऑब्वियसली. ओके, सो दीज वर द मेन कॉजेज, although so many causes were there behind it, but we are not required to go in each and every causes. ठीक है, एक्चुअली हम लोग यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपना अप्रोच थोड़ा सा फैक्चुअल रखना पड़ेगा. ठीक है, हम बहुत ज्यादा एनालिटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे. नाउ कमिंग टू द इमीडिएट कॉजेज, कौन कौन से इमीडिएट कॉज रिस्पॉन्सिबल थे. पहला, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883. तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी? उस टाइम एक वायसराय थे लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने एक बिल लेकर आए थे, एल्बर्ट बिल. उस एल्बर्ट बिल में प्रोविजंस थे दैट इंडियन जजेस कैन पनिश यूरोपियंस एज वेल जस्ट लाइक दे कैन पनिश इंडियंस. तो इंडिया में जो जजेस होंगे वो जैसे इंडियंस के अगेंस्ट में जजमेंट दे सकते हैं, वैसे ही वो यूरोपियंस के अगेंस्ट में भी जजमेंट दे सकते हैं. ये अथॉरिटी इंडियन जजेस को दी जाने वाली थी बाय दिस एल्बर्ट बिल. बट आफ्टर द प्रेशर फ्रॉम द यूरोपियंस, लॉर्ड रिपन हैड टू टेक बैक दिस बिल.
and it has created a sense of dissatisfaction, a sense of hatredness among Indians against the Britishers. So this was one of the immediate cause behind this start of national movement. And second was annexation of Burma. Okay, so in 1885, Burma was also annexed under British Raj in India, and it has also led to occurrence of Indian national movement. Now, phases of national movement. In 3 phases, our national movement had run: moderate phase, extremist phase and Gandhian phase. ठीक है, तो क्या थे ये phases? See, in 1857 revolt, if you can remember, we have discussed that the educated class of our society didn't participated, because at that time industrial revolution has occurred in Britain, and they had a view that we Indians will also get benefited by that industrial revolution. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, और हमें लगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैपिटल लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे हैव नॉट participated in 1857 revolt against Britishers. But later on, the same educated class has realized that Britishers, in fact, they have realized that India is adversely affected by that industrial revolution. हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इंडिया से रॉ मटेरियल बहुत लो कॉस्ट में परचेज करते थे और उनको प्रोसेस करके इंडिया में ही बहुत हायर रेट में बेच देते थे. जैसे इंडिया से कॉटन परचेज किया, इंडिगो परचेज किया और उसको ब्रिटेन ले गए, टेक्सटाइल्स वगैरह बनाए और क्लोथ्स वगैरह बनाए और इंडिया में बहुत हायर रेट में बेच दिया. सो वी वर एडवर्सली अफेक्टेड बाय दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. So it has led to drain of wealth from India. India से पैसा ब्रिटेन में जाने लगा. So this time that same educated class has decided to start a movement which was called, and that phase of movement was called as moderate phase between 1885 to 1905. ठीक है, ये कुछ लैंडमार्क ईयर्स जो हम लोगों ने लिए हैं. In 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed. ठीक है, 1905 ये क्यों लिया गया हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, till 1905 it was realized that the demand of moderate leaders is falling on dumb ears. जो नरम दल के नेता हैं उनकी जो डिमांड है उनको ब्रिटिशर्स कुछ वेटेज ही नहीं दे रहे हैं, कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. So some leaders came forward and they have advocated the method of agitation, firing. जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष. तो उन्होंने कहा कि अब खाली डिमांड से, खाली पिटीशंस, न्यूज़पेपर्स और इनसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमें एग्रेसिव मेथड अपनाना पड़ेगा. सो दैट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज कॉल्ड एज एक्सट्रीमिस्ट फेज, इन विच एजिटेशन, फायरिंग, these were main ideologies. But after 1916 to 1920, for 4 years, the national movement remained silent, little bit inactive, leaderless you can say. Inactive तो नहीं कह सकते, leaderless रहा. क्यों रहा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, but in 1920 again the national movement was revived under the leadership of Mahatma Gandhi, and the third phase of national movement is called as Gandhian phase, which was mainly based on non-violence and satyagrah. आई एम वेरी सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है. इनफैक्ट दिस इज द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन मी एंड महात्मा गांधी. उनकी भी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी, मेरी भी बहुत खराब है. बस इसी मामले में मैं गांधी जी के सिमिलर हूँ. ठीक है, इन बिटवीन 1916 to 1920 गांधी जी हैज पार्टिसिपेटेड इन सम मूवमेंट, बट दोज मूवमेंट्स वर लोकल मूवमेंट्स लाइक चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है, तो वो सब नेशनल मूवमेंट के पार्ट नहीं थे. नेशनल मूवमेंट गांधी जी ने कब स्टार्ट किए? 1920 से. ओके, एंड द फर्स्ट मूवमेंट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस नेशनल मूवमेंट हैड रन. आई जनरली टेक वन एनालॉजी टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज 3 फेजेस. सपोज मैं आपको कह दूं कि मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपका हिस्ट्री का टीचर हूं और मैंने कह दिया कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा या मैं मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा सपोज. तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप मुझसे डिमांड करेंगे कि सर
हिस्ट्री बहुत कठिन है पढ़ना, हम खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और शायद ये भी कहें कि बहुत बोरिंग भी है, तो हम खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, प्लीज़ पढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मुझसे डिमांड करेंगे इन पीसफुल मैनर। सो दैट काइंड ऑफ डिमांड वाज डन बाय द लीडर्स ऑफ मॉडरेट फेज, जिसमें आपके मेन लीडर्स थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू, जस्टिस रनडे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, आनंद मोहन बोस. So these were the main moderate leaders, and they used to demand by means of newspapers, petitions. That is why a very famous historian was there, Bipin Chandra, and he has used a term for this moderate phase, and that was political mendicancy. This phase of national movement was based on political mendicancy, means not on agitations. Okay. अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि नहीं, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, आप चाहे जितना डिमांड कर लें, चाहे जो करें, तो आप क्या करेंगे, आप हो सकता है थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म अपनाएं, हो सकता है मेरे घर तक आ जाएं, थोड़ा तोड़ फोड़ कर दें, एक हाथ लाठी डंडा मुझ पे भी बरसा दें, ऐसा करेंगे नहीं, बट जस्ट एग्जांपल. सो हु हैज डन दिस थिंग, बाय लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज. बट फिर भी मान लीजिए कि मैं कह दूं कि नहीं, आपको जो तोड़ फोड़ करनी है आप कर लीजिए, लेकिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा. तो आप क्या कर सकते हैं, आप 30-35 लोग को लेकर आएंगे और मेरे घर के सामने बैठ जाएंगे धरने पर कि हम तो हिस्ट्री आज पढ़ के जाएंगे, देखते हैं आप कैसे नहीं पढ़ाते हैं. तो दिस वर्क वाज डन बाय लीडर्स ऑफ गांधीयन फेज. सो दिस इज हाउ आवर नेशनल मूवमेंट हैड रन इन दीज 3 फेजेस. ठीक है, तो अभी हम एक सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे हम लोग इन सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज टू वीकन नेशनल मूवमेंट. अब जाहिर सी बात है, अगर हम नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स भी शांत तो नहीं रहेंगे. सो व्हाट पॉलिसीज दे हैव अडॉप्टेड टू वीकन आवर नेशनल मूवमेंट, हमें कमजोर करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की. इन पॉलिसीज के नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन इनका मतलब समझना है, बिकॉज आई विल यूज दीज पॉलिसीज इन अपकमिंग सेक्शंस. ठीक, ये टर्म थोड़ा मैं आगे यूज करूंगा. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मीन्स suppress Indians as much as possible, but when the movement becomes uncontrollable, then give them some concessions. तो जैसे हम लोग किसी घोड़े को दौड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको स्टिक से पीटते हैं, लेकिन जब वो एक टाइम के बाद आगे जाने से मना कर देता है कि मैं आगे नहीं चलूंगा, तो हम उसको थोड़ा सा कैरेट खिला देते हैं कि थोड़ा सा कैरेट खा लो, और फिर हम उसको पीटना शुरू करते हैं. वही ब्रिटिशर्स करते थे, हमें दबाते थे, हमें कुचलते थे, और जब उन्हें लगता था कि नहीं, मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल कंसेशंस दे देते थे. ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमारी सीट बढ़ा देंगे, ये इस तरह के थोड़े बहुत पॉलिटिकल कंसेशंस दे देते थे. दिस वाज कॉल्ड एज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. नेक्स्ट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, द मोस्ट सक्सेसफुल वेपन यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर अस. ठीक है, और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में नहीं इंप्लीमेंट की, between different classes of society they have implemented, like moderates and extremists, between capitalists and communists, between upper caste and lower caste people. ठीक है, and still this policy is in practice. आज भी आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस पॉलिसी को यूज करते हैं टू रूल ओवर अस. और जिस हम समाज में जो कम्युनलिज्म देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, all these are nothing but an outcome of divide and rule policy of the Britishers. ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हिंदूज रहते थे, मुस्लिम रहते थे, सब रहते थे, लेकिन कभी कोई इस तरह के कम्युनलिज्म जैसे हालात नहीं हुए हमारे देश में. ठीक है, और जब लगता था कि अब मूवमेंट नहीं कंट्रोल हो पा रहा है बाय कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो क्या करते थे, समटाइम दे यूज्ड टू कम विद वेरी हैवी हैंड्स. तो एट्रोसिटिक मेजर अपनाते थे, दमनकारी नीतियां अपनाते थे हमारे नॉन वायलेंट मूवमेंट को रोकने के लिए. सो दीज वर द पॉलिसीज दैट ब्रिटिशर्स हैव फॉलोड टू put a curb over our national movement. Before start of our national movement, some of the organizations were there with which our national leaders were associated. तो उनके नाम हम लोग देखेंगे. एक तरफ हम लोग ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम डिस्कस किया है, और दूसरी तरफ कौन कौन से नेशनल लीडर्स उनसे एसोसिएटेड थे. जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, इट वाज मेनली फाउंडेड बाय दादा भाई नेहरूजी. सो दादा भाई नेहरूजी, ही वाज एमपी in Britain, and he is also called as
द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्टिस डे was associated with Pune Sarvajanik Sabha, Indian League Shishir Kumar Ghosh, Indian National Association Surendra Nath Banerjee and आनंद मोहन बोस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये आ सकता है। हो सकता है एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे दे, दूसरी तरफ एसोसिएटेड लीडर्स के नाम दे दे और पूछे विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैचिंग। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, some of the important books were written before start of our national movement, means before establishment of Indian National Congress। तो उनके नाम हमने देखे हैं। नील दर्पण, which was a play based on the worrying condition of indigo farmers। ठीक है, जो नील की खेती करते थे उनकी कंडीशन पे बेस्ड एक प्ले लिखा था दीनबंधु मित्रा ने, जिसका नाम था नील दर्पण। और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो लिया गया है एक बुक से, आनंद मठ, एंड दैट आनंद मठ बुक वाज ऑथर्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंटली। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर द सेशन।